मैं हूं अमीश देवगन। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। जनता को नेता पर विश्वास, सरकार पर देश को विश्वास, और यह भी एक विश्वास ही है कि देश के करोड़ों लोग हमारे शो को देखते हैं और बेहद पसंद करते हैं, इसलिए नंबर 1 है। और आज का हमारा यह स्पेशल एडिशन पूरी तरह विश्वास से भरा है, क्योंकि आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं उनके पागलपन पर भी लोगों को विश्वास है, उनके दीवानेपन पर भी युवा पीढ़ी को भरपूर विश्वास है, उनकी जुबान पर साक्षात सरस्वती का वास है। कवि से लेकर नेता तक उनके हर अंदाज पर लोगों को विश्वास है। वो राष्ट्रभक्ति की मुखर आवाज है और हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। साधारण परिवार से आसमान की ऊंचाई तय करने वाले आज हमारे बीच हैं जाने माने कवि, मुखर वक्ता और थोड़े बहुत नेता भी, कुमार विश्वास। प्लीज वेलकम कुमार विश्वास। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये तो स्टूडियोज की तालियों की गड़गड़ाहट है, लेकिन स्टूडियोज के बाहर इस समय आपका ये एडिशन, ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे होंगे वो घर बैठे तालियां बजा रहे होंगे आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी राम की धुन भी वो सुनना चाहते हैं, आपकी राष्ट्रभक्ति की धुन भी वो सुनना चाहते हैं, और आप इस युवा भारत की हिंदी की पहचान है उसकी धुन भी वो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए तो तालियां जी। लेकिन आपका सफर कहां से शुरू होता है, आपका सफर कहां तक पहुंचा है, और हम विश्वास रखते हैं कि आपका सफर और आगे बढ़ेगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कुमार विश्वास ने, एक साधारण परिवार में जन्मे कुमार विश्वास इस बुलंदी तक पहुंचे हैं कैसे। नॉस्टैल्जिया है, और देखिए क्या है कि सफलताओं की कहानी बनती है, असफलताओं की कहानी नहीं बनती। तो ये तय है कि मेरे जैसा सपना देखने वाले या मेरी तरह संघर्ष करने वाले इस देश में लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से कुछ को सफलता मिल जाती है तो वो आपके साथ बैठ के स्टूडियो में और बड़े बड़े चैनल्स में बात कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे सिर्फ ये निवेदन है कि वो मायूस ना हो, बस ये ध्यान रखें कि शायद प्रयास ढंग से नहीं हुआ, एक बार फिर करें। क्योंकि मेरे यहां पहुंचने में भी और थोड़ा सा और आगे पहुंचने जहां का मन है, जहां की महत्वाकांक्षाएं हैं, वहां एक रात नहीं लगी। ये जो आपने बोला ना कि 31 साल पहले पढ़ा था, तो ये बोलने में तो 1 सेकंड गया कि 31 साल पहले पहला प्रोग्राम पढ़ा था जी। लेकिन वो 31 साल तो अपनी तरीके से चले ना। आपकी कविता भी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि कुछ की सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तो वो जो 28 कवि जिन्होंने मना किया, जिन्होंने लेटर्स लिखे, जिन्होंने अपयश फैलाया, जिन्होंने षड्यंत्र करे, वो अब जब मिलते हैं तो उनका चेहरा, के खिलाफ लेटर लिखते हैं वो बड़े बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका को लेटर लिखा, वो प्रधानमंत्री बन गए। आपके खिलाफ लेटर बना लिखा, आप देश के जाने माने या विश्व के जाने माने कवि बन गए। तो ये लेटर जिसके खिलाफ लिख दे बेहतर है। लेकिन ये ऐसा ना, अब भी आप नरेंद्र मोदी के लिए किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए। जी जी जी। ऐसा ना होता तो ये होता है यार इस आदमी का कैरियर देखो, और ऐसा नहीं है। जिन्होंने 28 में मेरे खिलाफ लिखा, उन्होंने मेरे से पहले बहुत संभावनाशील कैरियर्स की हत्या की थी। एक आरोप तो हमारा भी है कि आप हिंदी के कवि हैं, हालांकि हिंदी, और आप स्टाइलिश इतने हैं कि आप अपनी किताब जाके कपिल शर्मा के शो में लॉन्च कर देते हैं, तो तकलीफ तो होगी लोगों को। नहीं, देखिए, एक तो मेरा इस बात से विरोध है कि अगर अंग्रेजी का एक लेखक जी अपने लुगदी साहित्य के लिए, जो बिल्कुल लुगदी टाइप साहित्य है, लड़का लड़की से मिला, फिर वहां पिज्जा खाया, फिर कार में बैठ गया, फिर कार की खिड़की बंद हो गई, फिर कार हिलने लगी, फिर क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे भी दोस्त हैं। अगर उनको एक किताब के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, प्रकाशक देता है कि 5 करोड़ रुपए, तो पूरी तरफ चर्चा होती है कि अच्छा देखिए अंग्रेजी में उपन्यास लिख रहे हैं 5 करोड़। पर अगर कुमार विश्वास पैसे मांगते हैं, ये लेते हैं, तो फिर तो हिंदी का दारिद्र बोध ऐसा क्यों बना दिया है कि हिंदी का मतलब मरे गिरे होने चाहिए, झोला लटका हुआ हो, मुंह लटका हुआ हो, है ना, और वो ऐसे ना आए, वो कहें कि बस आपकी कृपा है। हिंदी स्वाभिमानी मां है, संघर्षशील माता है, और उसके बेटों ने तपस्या से कमाया। आपने, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने रामायण को एक नए अंदाज में पेश करना शुरू किया है, इसके लिए वाकई आपके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत इस युग में आप इस देश को, इस देश की संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप रामायण को उसी तरह से युवाओं को सुना रहे हैं जैसे आप अपनी कविताएं सुनाते हैं।
अपने अपने राम का ख्याल आपको कहां से आया? ये मुझे इसलिए आया कि मेरे घर में बच्चों ने ये पूछा, परिवार के बच्चों ने, राम पर मैं कुछ बोल रहा था 3-4 वर्ष पहले, तो एक लड़की ने, हमारे घर की भतीजी ने मुझको कहा कि चाचा बाकी सब ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि राम को, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था? तो उसने मुझसे सवाल किया और मुझे लगा इस पर एक नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। जो आप राम कथा कर रहे हैं ये बेहद जरूरी है। पहली बात तो राम कथा नहीं है, कहानी सबको मालूम है। इसका नाम है अपने अपने राम एनर्जी सेशन, जी, ऊर्जा सत्र। इसमें भी बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। अभी मैंने एक जगह बोला कि भाई जो नारा जय श्री राम है, ये नारा जो है राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राम का नाम तो मेरे गांव में जय सिया राम, सीताराम भैया, राम राम भैया, इसी में यूज हुआ था। श्री, जब आप कहते हैं जय श्री राम, ये गुस्सा है, ये विक्षोभ है। राम के जीवन में गुस्सा है ही नहीं। उन्होंने तो रावण जैसे शत्रु को मारने से पहले भी उसे प्रणाम किया, और उसके मरने के बाद जब वो जमीन पर लेट गया घायल होकर, तो अपने भाई से कहा कि ये महाज्ञानी है, नीतिज्ञ है, इससे राज्य चलाने का ज्ञान लेके आओ। राम जैसा व्यक्ति जो वनवासियों को गले लगाता है, एक व्यक्ति जो शबरी के झूठे बेर खाता है, उसका नाम लेने वाला ये कह दे जोमेटो से कि मुसलमान लेके आया था, मैं नहीं खाऊंगा, ये मूर्खता है, बेवकूफी की बात है। इसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। तो बड़े लोग नाराज हैं, पर मैं फिर दोहरा रहा हूं, लक्ष्मी नारायण में जो बिना लक्ष्मी के नारायण को देखते हो वो नारायण के नहीं है। गौरी शंकर में जो बिना गौरी के शंकर को देखते हो वो शंकर के नहीं है। राधा कृष्ण में बिना राधा के जो कान्हा को देखते हो वो कान्हा के नहीं है। और ऐसे ही सीता राम में बिना सीता के सिर्फ राम का उपयोग करते हो वो राम के नहीं है। तो इस पे काफी लोग नाराज हैं। राम पर कुछ सुना दीजिए। मैंने लिखा था वो मैं सुना देता हूं कि राम मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं, और उनसे बड़ा सपना भारत ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा। तो मैं सुनाता हूं आपको कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। अब जो देख रहे हैं उनके पास भी चलते हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल से जानना चाहता हूं कि आप किस चक्के का आटा खाते हो कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं है? अब बताइए अब कुमार भाई। मैं पतंजलि नहीं बोलूंगा वरना बाबा का ब्रांड मिल जाए। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और कोशिश करिए कि नकारात्मकता दुनिया में बहुत है, मेरे जीवन में भी खूब सारी है, और मतलब लिपटी रहती है जैसे छुटाई है तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिए, तो जो करेंगे वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। अब आज जाके आप कुछ लोगों का चेहरा देखिएगा, राजनीति में देखिएगा, जिंदगी में देखिएगा, टीवी पे जो बहसें करते हैं उनके चेहरे देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं अंदर जो कुछ चल रहा है वो उनके चेहरे पे आ गया होता है। कईयों की तो आंखें चैनल में यूं गोल गोल हो गई हैं, वो 5-6 साल से लगातार टीवी में ही बैठे हैं, शाम को 6 बजे बैठ जाते हैं, 11 बजे तक जय 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 करते रहते हैं। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। कुमार सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि आपकी एक कविता थी कि वे कहें तो दरबार लगाएं, वे कहें तो जयकार लगाएं। ये वे कौन है? इनका ये किस पे? इनको वे कहते, ये वे जरूरी है। ये जो कविता है जो आपने जिसका नाम लिया है, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के। तो ये जो वे है ये हर दल में है, ये मत समझिए कि केवल हमारे साथ थे, ये हर दल में है। आप एक वाक्य बोलिए, उन दल के चिंटुओं का, उनके भक्तों की टोली जो आपके चारों तरफ मक्खी की तरह कूदती है, जब तक आपको सब गाली दे रहे हो, हमको सब गाली देते हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, जो अपने हैं वो तो दुगनी तब तक आप मानिए कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप कबीर की राह पर हैं। ये वे सब जगह हैं और ये वे सत्ता में है, छोटी बड़ी हर तरह की। एक आपका वीडियो दिखाते हैं जिस पर आपको कुछ लोगों ने बड़ा ट्रोल करने की भी कोशिश करी। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो आपने उनकी तारीफ कर दी थी, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो प्रधानमंत्री 2014 में बन भी गए। वो वीडियो देखते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप दिल्ली में तो बैठोगे ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, शायद ईश्वर करे, मां करे, आपके हाथ उठे, इस क्षण मेरी जिह्वा पर सरस्वती को बैठा। अब आपने बोला कि
सरस्वती बैठती है और आप तो दिल्ली में बैठोगे ही। देखिए, ये मैंने 2006 में पहली बार बोला था, रिकॉर्ड आपके पास 2009 वाला आया जी। तो मैंने उन्हें शुभकामना दी। 2006 कांग्रेस की सरकार बनी थी 2006 में शुभकामना दी। मुसीबत मतलब आप तभी से मोल ले लेते हैं। नहीं तो भाई, उन्होंने शुभकामना ली, मैंने दे दी तो वो बन गए, हमारा ले ही नहीं रहा तो हम कहां से दें। तो दूसरे वाले को भी नहीं दिया आपने 2019 के अंदर, राहुल गांधी को ही दे देते। नहीं, वो कोई नियोजित शुभकामना नहीं थी जी। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी निकटता या मैत्री 2002 के आसपास की है, पर वो निजी मैत्री है, उस पर ज्यादा चर्चा करनी ठीक नहीं है। मैं जब अहमदाबाद गया हूं, गुजरात गया हूं, तो उनसे मिला हूं, साथ बैठा हूं, भोजन किया है, चर्चाएं की हैं। वो कवियों के, साहित्यकारों के संपर्क में तब से रहते, और आप देखते हो उनके भाषण में जो कवि सम्मेलन से पाई हुई सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, स्टाइल्स हैं। जैसे कवि सम्मेलन की स्टाइल है, आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर समर्थन करें, ये कवि सम्मेलन की स्टाइल है, ये नेता की नहीं है। लेकिन अक्सर आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, एक बार पूरा समूह दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए, ये वहां से आया है। तो एक आदमी की ग्रूमिंग होती है। उन्होंने कवि सम्मेलन रात भर बैठ के सुने, वो हमारे संयोजक रहे, उन्होंने कराए कवि सम्मेलन जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर बैठते थे। तो प्रधानमंत्री बनकर तो हमारा नुकसान ही हो गया कि हमारे प्रोग्राम कम हो गए उनको सुनने वाले जिनमें वो बैठते थे। लेकिन जो आपने उनके लिए मनोकामना करी या फिर जो उनको आपने बधाई दी, वो बधाई आप किसी और नेता को देना चाहेंगे आने वाले समय के अंदर? मेरे अंदर से निकलेगी, अगर नेता ऐसा काम करेगा, ऐसा लग रहा होगा, सामने बैठा होगा। और मुझे उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने कविता नहीं पढ़ी? बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के सामने कविता पढ़ी, कितने मुख्यमंत्री मिले, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग देश। मेरे मुंह से तो नहीं निकली, मेरे मुंह से अंदर से निकल रही थी, अगली बार ना बनायू, इस बार बैठा है भैया। हिंदी के लिए आपका प्रेम जग जाहिर है। हिंदी दिवस पर आपने मार्कंडे काटजू की, मैं ये कहूंगा कि हिंदी कर दी पूरी तरह से। शुद्ध हिंदी के अंदर जवाब दिया, वो समझ नहीं पाए होंगे, तो समझा दीजिए जरा। नहीं, मैंने उनको समझाया था, अब तो मैं भूल भी गया मैंने क्या लिखा था, लेकिन मैंने ये लिखा था उनको कि भाई, हे चिरमुख अतिसार व्यधि पीड़ित। इसका मतलब हुआ अब मैं यहां तक बताता हूं, हे चिरमुख अतिसार व्याधि पीड़ित। अतिसार कहते हैं पेचिश को, जी जी। मुख कहते हैं मुख से जो की जाए जी। व्याधि कहते हैं बीमारी, यानी कि मुख की पेचिश के बीमार के पुराने पीड़ित जी। ये तो पहला वाक्य हुआ। जी, उसके बाद आपने बड़ा लंबा लिखा, अपनी अज्ञानोपदित अखंड अहमान्यताओं के इस अविरल मल प्रवाह में मेरी ट्विटर को अकारण टैग करने की इस 90 मेरी भी जीप पूरी तरह से घूम गई है इसको बोलते हुए। तो मैं उन्हें हिंदी की ताकत बताना चाहता था। नहीं, ताकत तो आपने अच्छी तरह से बताई, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आपने। नहीं, वो बड़े हैं, मुझे ऐसा लिखना नहीं, पर मैं तो देखो, मैंने फॉलो नहीं करता, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता। पता नहीं कहां से आके उन्होंने हिंदी को सुबह से गाली देनी शुरू करनी, 14 तारीख के दिन, हिंदी दिवस के दिन गाली, सुबह गाली, शाम गाली, और मेरे को टैग कर दें वो। तो मैंने उनको कहा कि भाई, ये श्राद्ध का पहला दिन है, मैं तुम्हारा तर्पण करता हूं जीवित का, अब तुम मुझे पिंड छोड़ो। तो उसमें फिर वो अभी हिंदी राष्ट्रभाषा हो, इसको लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ गई। आप हिंदी के बड़े कवि हैं, व्हाट इज योर टेक, आपका कहना क्या? देखिए क्या है, इस देश में आप अंडमान निकोबार चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, हिंदी सबको समझ में आती है और सब बोलते हैं। लेकिन क्या है कि हिंदी राजनीति का शिकार है। दूसरा तो एक तो मुझे हिंदी वालों से कहना होगा, फ्रांसीसी कवि पढ़ते हो, शेक्सपियर पढ़ते हो, स्पेनिश कवियों का जिक्र करते हो, लेकिन तिरुवल्लुर को नहीं पढ़ते हो। आप सुब्रमण्यम भारती को नहीं पढ़ते हो, आप बंगाल के कवियों को नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो अन्य भाषा के कवियों को भी हिंदी वालों को पढ़ना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा। सीताकांत महापात्र को पढ़ना पड़ेगा, उड़िया लेखक को। और हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में चलने वाली भाषा है। हमारे दूसरे भाषा के जो दोस्त हैं, उनके मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि आप पे थोपी नहीं जा रही है। धारा 370 हटने के बाद आपने सरकार का पुरजोर समर्थन किया, और आप पे आरोप यह है कि आपने तो सरकार के प्रवक्ताओं से ज्यादा उनका समर्थन किया। लेकिन मेरा ख्याल है, आरोप लाने से पहले आपको वो वीडियो ध्यान करना चाहिए जिसमें महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पे मैंने इसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला था। और मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले 2 ध्वज 2 विधान के बीच बैठ के शपथ दिला रहे, कहां चला गया मुखर्जी का बलिदान। भक्तों और भक्तों की बुआ सबसे पहले मैंने ही बोला था, जिसपे भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती थी, मुझे गालियां बकते थे। तो आप गलत करोगे तो गलत बोला, भैया आपने गलत किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। उस सरकार क्या हो जाता, 17 राज्यों में आपको भक्त बना दिया सबने जब आपने धारा 370 का समर्थन किया। धारा कुमार विश्वास मोदी के भक्त हो गए। मैं कहता हूं कि वो मोदी करें, वो अमित शाह करें, कल को वो राहुल गांधी करें, कल को कोई और आके करे, अगर धारा 370 का कोई करेगा, समान नागरिक संहिता देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई?
एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं दो हो क्या गया है, आप मुद्दों पर बोलिए, आपको समूहों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हमारी पार्टी जब बनी तो उसमें तय हुआ हर विषय तो पर। धारा 370 को चिदम्बरम साहब जैसे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल है इसलिए मोदी सरकार ने वहां पर कर दिया है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। तो आप आए और हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अपने अंदाज में उस पर एक लाइन पढ़ दीजिएगा। पहली इमेज राहुल गांधी की है, वो इमेज हम स्क्रीन पर डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या करूं, नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, वो एक लाइन काफी है। एक दूसरी इमेज आपके परम मित्र की है, मैं दिखाता हूं वो भी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं जी। साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, वो जिसने रख दिया था समंदर उछाल कर। तीसरी इमेज इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कुमार विश्वास। इनसे मैं क्या कहूं, हम न लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। अब चौथी इमेज, मैं इस रिश्ते की आपसे जानना चाहता हूं, ये बुआ बबुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप खुद आते हैं, तो ये जब साथ हुआ और जब ये साथ छूटा तो क्या ध्यान में आया आपके? देखिए, मैं बहन जी के गांव के पास का हूं, तो मेरी बड़ी बहन लगती हैं वो, और अखिलेश जो है उनके पिताजी की हिंदी सेवा का मैं बड़ा प्रशंसक हूं। कई बार घर वाले भी गलती कर देते हैं, बस व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अगली फोटो मैंने नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जबरदस्ती डाली है। अब इस पर कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते? मेरे शब्द बहुत कीमती हैं साहब। चलिए, कुमार विश्वास आप यहां तक आए और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी इस किताब के लिए पीछे इनकी भी फोटो आ गई है। अरे क्या बात है जी। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी। कई बार क्या होता है जी कि सेमीफाइनल में दो या क्वार्टर फाइनल में दो टीमें खेल रही होती हैं जी, तो कई देश इस बात में लगे रहते हैं कि फला वाला हार जाए तो हम आगे निकल जाएंगे जी। तो ये उसी में हारे हुए देश है। चलिए, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें तो। मैं आप सब लोगों से और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अपने अपने नेताओं, अपनी अपनी पार्टियों के चिंटू बनने की बजाय इस देश के और इस मनुष्यता के प्रति समर्पित होना शुरू करिए, क्योंकि अगर देश के लोग अपने देश की तरफ ध्यान देंगे तो नेता फिर देश की तरफ ध्यान देंगे, अन्यथा नेता आपको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, वो चुनाव जीतते रहेंगे और देश हारता रहेगा। तो देश का मसला हो तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के स्वाभिमान का मसला हो तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। जी। तो आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल होगा, विश्वास किसके साथ होंगे? देश के साथ। देश के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाना पड़ेगा आपको, कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवान, कभी यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे। तो बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद।